बच्चों आपने लास्ट वीडियो में देखा था सतत आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र, और वहाँ पे हमने चर्चा की थी कि आज पढ़ेंगे गाउस का नियम। तो ठीक है, आज की कक्षा में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाउस का नियम। गाउस का पूरा नाम है कार्ल फ्रीडरिच गाउस। ये गणितज्ञ भी थे, भौतिक विज्ञान में तो उन्होंने खोज की ही, जर्मन के महान गणितज्ञ थे। इन्होंने कुछ अपने नियम बताए और इनके नियम से जो कूलाम का नियम था वो और ज़्यादा आसान हो गया। कूलाम के नियम से जो गणनाएं कर रहे थे वो और ज़्यादा आसान हो गया। क्या बताया इन्होंने, चलिए देखते हैं इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि हमारे पास मान लो बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, है ना, बहुत सारे आवेश हैं। इनके कारण हमें किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की गणना करनी है या अध्ययन करना है। तो इन्होंने क्या किया, एक क्षेत्र बना दिया जो इनको समाहित करता हो। एक क्षेत्र ऐसा कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बना सकते हैं, ऐसा क्षेत्र बना दिया जिसको ये क्या हो, समावेशित करता हो। समावेशित करने के बाद ये जो क्षेत्र बना, इसको यानी पृष्ठ भी बोल सकते हो, इसे हम गाउस से पृष्ठ कहते हैं। मैंने कहा बना दिया, कल्पना कर ली। क्या किया, कल्पना कर ली। तो याद रखना ये गाउस से पृष्ठ हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है, कल्पना की हुई है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जब ऐसा बनाया तो उनके पास एक रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया, फाई, याद आया फाई, फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में आपको बताया था, फ्लक्स निकालने का तरीका है ये। तो फाई बराबर क्या आया, सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू का मतलब इस क्षेत्र के अंदर जितने आवेश थे उनका बीज गणितीय योग। मैं शब्द बोल रहा हूँ बीज गणितीय योग, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चिन्हों का ध्यान रखते हुए। और बटे में क्या क्या है, एप्सिलॉन नॉट। बटे में क्या है ये, एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में आप पढ़ के आ चुके हो, निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है, तो गाउस ने क्या देखा कि यहाँ पे जो फाई है, फ्लक्स है, वो क्या आ रहा है, संपूर्ण आवेशों के योग और विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर आ रहा है। या फिर हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि ये जो फ्लक्स का मान है, ये फ्लक्स का मान क्या है, संपूर्ण आवेशों के योग का कितना गुना है, तो मैं कह सकता हूँ इसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर आता है। ऐसा गाउस ने खोजा था और इसी नियम का नाम पड़ गया गाउस का नियम। ठीक है, तो बच्चों अगर हमसे परीक्षा में पूछा जाता है गाउस का नियम क्या है, समझाइए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉपी और पेन लेके अवश्य बैठे होंगे और लिखिए गाउस का नियम क्या है, उसका क्या अभिप्राय है। लिख लिया आपने, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार किसी गाउसीय पृष्ठ, ठीक है, किसी गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ। दोनों बात कह दी हमने। हमने यहाँ पे ये भी बता दिया गाउसीय पृष्ठ, और साथ में हमने ये भी कह दिया क्या है, ये काल्पनिक है, कल्पना की गई है। ठीक है, से निर्गत फ्लक्स फाई, निर्गत का मतलब बाहर निकलने वाला। ठीक है, निर्गत का मतलब क्या है, बाहर निकलने वाला। आपको थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में याद तो होगा कि फ्लक्स क्या था, मैंने बताया था फ्लक्स क्या था, लंबवत, पृष्ठ के लंबवत जो विद्युत बल रेखाएं निकलती है उसी को फ्लक्स कहते हैं। लंबवत निकलती है वही क्या होता है, फ्लक्स होता है। अपन ने चर्चा कर ली थी फ्लक्स वाले टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पे यही है। वहाँ पे भी आपको बताया था निर्गत और प्रवेशी होती है। जो प्रवेश करती है वो माइनस में होती है, जो बाहर निकलती है वो क्या होती है, प्लस में होती है। चर्चा की थी ना वहाँ पे, याद आया, भूल गए। वहाँ पे आपको फाई का मतलब बताया था, आपको फाई बराबर बताया था EDS कोस थीटा, या S कोस थीटा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये बोला था वहाँ पे ES कोस थीटा, ये आपको फाई का मतलब वहाँ पे बताया था। चाहे तो इसको हमने क्या किया था, डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी लिखा था, E वेक्टर डॉट S वेक्टर। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी और S क्या था, पृष्ठ का क्या था, क्षेत्रफल था। और वहाँ दिशा किसकी देखते थे, सदिश क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते थे। तो वो वीडियो आप देख लें दोबारा, अगर जिन्होंने नहीं देखा वहाँ देखिए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कोशिश करता हूँ उसको यहाँ पे मैं रिवीजन कराने की। ठीक है, तो अपन यहाँ पे थे कि गाउस नियम के अनुसार किसी गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई का मान पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध, ये ध्यान रखना, पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध, इस पृष्ठ ने जितने को अपने में समा लिया उनकी ही बात करनी है। तो पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेशों के योग, आप ज़्यादा अच्छा होगा ये लिख लीजिए, आवेशों के बीजगणितीय योग। क्या लिख लेंगे आप, आवेशों के बीजगणितीय योग एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये गाउस का नियम था। तो ध्यान रखेंगे
गाउस का नियम किसके लिए है? फ्लक्स निकालने के लिए। हम किसके लिए है? फ्लक्स ज्ञात करने के लिए गाउस का नियम है। ठीक है, चलिए, जब अपन ने सूत्र बता दिया कि फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? ये भी बता देना चाहिए कि फाई क्या है, सिग्मा क्यू क्या है और एप्सिलॉन नोट क्या है। तो ये पता ही आपको फाई क्या है, यहाँ पर फाई क्या है, यहाँ पे फाई है गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। समेशन क्यू क्या है? गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेशों का योग। और एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। क्लियर? अब देखिए, पिछले में आपने चर्चा की थी, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी समाकलन की थी, तो हम इसको समाकलन लगा के भी कर सकते हैं। इसको क्या था, फाई जो निकला था ना फ्लक्स वाले में, वहाँ आपको समाकलन लगा के बताया था। और ये क्या था, गोल गोल जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या था? बंद पृष्ठ। इसका मतलब क्या था? बंद पृष्ठ। तो दोनों को अगर एक साथ लिखते हैं तो हमारा ये सूत्र बन जाता है फाई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन ई डॉट डी ए का मतलब क्षेत्रफल है यहाँ पे, वहाँ पे एस लिया था, मतलब एक ही है। ए का मतलब क्या है? एरिया। वहाँ पे एस का मतलब सरफेस एरिया, बात एक ही है ना। तो ये आ जाएगा। तो इस तरह हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। ये हम कूलॉम के नियम से लाए थे और ये हम किससे ले आए? गाउस के नियम से ले आए। क्लियर? तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए। आसान है भाई, ये वाला तो याद करके आए हुए हो आप, ये तो पहले याद कर लिए, और इससे तो बहुत आसान ये है ना। चलिए, तो हम देख लेते हैं कि कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं गाउस नियम से। गाउस नियम से बहुत सारे निष्कर्ष हैं, कुछ नियम हैं और कुछ तथ्य हैं जो अपने को हो सकता है। और ये सारे तथ्य किस पे आधारित है? मात्र इस फॉर्मूले पे आधारित है। केवल इसी फॉर्मूले पे सारा कुछ आधारित है ना। तो एक एक को देखते हैं और वहीं मैं आपको बताते चलता हूँ। फिलहाल तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि फाई का मान 0 कब होगा। तो आप कहोगे सिग्मा क्यू 0 हो गया तो 0 हो जाएगा। एप्सिलॉन का मान फिक्स होता है ना, बताया था आपको वहाँ। तो चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है गाउसीय पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ है। ये आपको शुरू में कह दिया कि गाउसीय पृष्ठ क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है। तो इसका ध्यान रखना है कि गाउस नियम क्या है? एक काल्पनिक पृष्ठ है। और कैसे खींचते हैं? जितने भी आवेश हैं उनको समाहित करते हुए खींचा जाता है, उनको परिबद्ध करते हुए बनाया जाता है। तो ये अपने को याद रखना है, गाउस पृष्ठ क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है जो आवेश को परिबद्ध करता हुआ खींचा जाता है। आवेश को क्या करते हैं? परिबद्ध किया हुआ खींचा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। समझ गए बात को? ठीक है, और अगले के लिए चलते हैं। दूसरा कह रहा है कि गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान पृष्ठ का जो आकार बनाया ना उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। गाउसीय पृष्ठ निर्गत फ्लक्स का मान गाउसीय पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। मतलब क्या है? मतलब देखो, ये है मेरे पास एक आवेश है, सपोज कीजिए Q1 आवेश है, ठीक है। ये मेरे पास Q2 आवेश है और Q3 आवेश है। मैं क्लास में बच्चों को बुलाऊं और कहूं कि एक क्षेत्र बनाइए जिसके अंदर तीनों आ जाएं, एक क्षेत्र बनाइए जिसके अंदर तीनों आ जाएं। तो एक स्टूडेंट तो यूँ बना सकता है, ठीक है। एक क्या हो, दूसरा चाहे तो आएगा और वो यूँ भी बना सकता है, ठीक है। तीसरा चाहे तो यूँ भी बना सकता है, यूँ बना लिया उसको और ये बना दिया। सारे क्या हैं? परिबद्ध हैं। तीनों ने जो भी बनाया सबने क्या किया? Q1 Q2 और Q3 को अंदर बांधने की पूरी कोशिश की, बंध गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? गाउस के नियम से पहले वाले का निकाल लो, दूसरे का निकाल लो, तीसरे का निकाल लो, मान तो सबका सेम ही निकलेगा ना भाई। फाई जो निकालूंगा तो फाई निकालने के लिए तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? यहाँ से मैं किसी का भी निकालूंगा फाई, तो मैं तो यही कहूँगा Q1 Q2 और Q3 बटे में एप्सिलॉन नोट, सबके लिए कहूँगा। तो क्या हो गया? फ्लक्स तो क्या है? सबके लिए बराबर निकल रहा है ना। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि गाउसीय पृष्ठ निर्गत फ्लक्स का मान है वो क्या है? उसकी आकृति पे निर्भर नहीं करता, आकार कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो किस पे निर्भर करता है? तो आपने अभी देखा किस पे कर रहा था, Q1 Q2 और Q3, उनके अंदर जो आवेश है ना उनके योग पे निर्भर करेगा। परिबद्ध आवेश है उनके क्या होगा? योग पर ही निर्भर करता है, ठीक है। इसीलिए इसी का फ़ायदा उठा के हम क्या कर सकते हैं? गाउस पृष्ठ का आकार हम क्या करते हैं? सुविधा अनुसार लेते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार लेते हैं। जैसे क्षेत्रफल निकालना होता है तो ऐसी आकृति बनाएंगे जिससे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर मैं इन तीनों को परिबद्ध करना चाहता और मुझे सही आकृति चाहिए तो सही आकृति के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे ये कहना चाहिए कि एक बिल्कुल वृत्त जैसा ले लें तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि मैं जानता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। या गोला ले लें जिसके अंदर आवेश रखे जा सकें, वृत्त पर आवेश है ना, गोला ले लें
तो गोला का क्या कर सकते हैं आप, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, आयतन भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे आकार चुने जाते हैं जो हमारे लिए क्या हो, सुविधाजनक हो, हमारे लिए क्या हो, सुविधाजनक हो। तो ये अपना बेनिफिट है कि गाउसीय पृष्ठ का आकार क्या होता है, सुविधाजनक चुना जा सकता है। कुछ तरीके बताए गए हैं, अगर ऐसा आता है तो ऐसा आकार चुने तो ज़्यादा आसान होता है। जैसे अगर अपने पास बिंदुवत आवेश चालक गोला है, एक चालक गोला है उसके लिए, या फिर अचालक गोला है या गोलीय कोष है, इनके लिए हमें कैसा आकार चुनना चाहिए, गाउसीय पृष्ठ कैसा होना चाहिए। अब गोल की बात कर रहे हो ना, तो गोल की बात कर रहे हो तो क्या करोगे आप, गोलाकार ही चुनिए। इनके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारा गाउसीय पृष्ठ कैसा होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए। कारण बता दिया, क्योंकि गोला का क्षेत्रफल आप जानते हो 4πr² होता है, ठीक है, इसलिए लेना चाहिए। फिर अगर आपके पास अनंत लंबाई का आवेशित तार या फिर अनंत आकार की आवेशित परत है, इसके लिए कैसा चुनना चाहिए, बेलनाकार चुनना चाहिए। आगे के वीडियोज में आएंगे, ये सारे आएंगे, हम इन पे क्या करेंगे, गणना भी करेंगे। गाउसी नियम के अनुप्रयोग के नाम से वीडियोज आपको मिलेंगे, ठीक है, तो वहाँ इनके बारे में और चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आपको इतना याद रखना है कि अगर आप चालक गोला, अचालक गोला या गोले कोष की बात करते हैं तो कैसा गाउसीय पृष्ठ होना चाहिए आपका, गोलाकार होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप अनंत लंबाई का तार, अनंत आकार के आवेश पृष्ठ की बात करते हैं तो कैसा होना चाहिए, बेलनाकार होना चाहिए, क्योंकि इनको बनाना बड़ा आसान है। इसके अंदर समाहित भी कर लेते हैं और हल करने में, कैलकुलस करने में आसानी रहती है। समझ गए, डिटेल में विस्तृत में हम वहीं पढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फ्लक्स का मान शून्य कब होगा, गाउसीय पृष्ठ में फ्लक्स का मान शून्य कब होगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्लक्स का मान शून्य कब होगा, फाई बराबर आप ये बोल रहे हो समीशन Q बटा F∠0। तो ये फाई कब जीरो हो सकता है, कब हो सकता है, तभी हो सकता है जब आपके पास क्या हो, समीशन Q का मान जीरो आ जाए, तभी हो सकता है ना, है ना। तो पहला बस इसी पे आप बहुत सारे तथ्य बोल सकते हैं। फर्स्ट, कब जीरो होगा, जब आपके गाउसीय पृष्ठ में कोई भी आवेश उपस्थित नहीं हो। जब आवेश उपस्थित नहीं है तो उसका योग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गाउस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान शून्य कब होगा, तो पहला केस बता सकते हैं, यदि गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है तो उसका मान क्या हो जाएगा, किसका, फाई का मान, फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर ये बात, ठीक है। लिखना चाहें तो लिख लें आप कि जब गाउसीय पृष्ठ के द्वारा कोई आवेश परिबद्ध नहीं किया गया है तब वहाँ पे फ्लक्स का मान शून्य होता है, ठीक है। ये अपन ने निकाल दिया, फॉर्मूला रख के आप निकाल सकते हैं। दूसरा कब हो सकता है, दूसरा तब हो सकता है कि उसके अंदर जो आवेश रखे हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्या हो, बराबर आ जाएं। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश बराबर आ जाएं। बराबर आने से क्या होंगे, कट जाएंगे। जब इसका बीजगणितीय योग निकालोगे जीरो आ जाएगा ना। जैसे मैंने 5Q और 5Q दो ले रखे हैं, एक तो धनात्मक ले रखा है, एक ऋणात्मक ले रखा है। तो मैं यहाँ पे अगर सिग्मा निकालूं, इसका सिग्मा क्यों करूं, तो आप कहोगे सर 5Q और माइनस का कितना 5Q, कितना हो गया, जीरो हो गया ना। तो आप ये कह सकते हो कि यदि गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश में धन आवेश तथा ऋण आवेश की संख्या क्या हो, समान हो, तो वहाँ पे निर्गत फ्लक्स का मान शून्य होगा। क्लियर, वहाँ पे क्या होगा, निर्गत फ्लक्स का मान शून्य होगा। ये अपन ने कैलकुलेशन करके बता रखा है, ठीक है। और कब होगा, अगर आप गाउसीय पृष्ठ में क्या करें, डाइपोल रख दें, द्विध्रुव रख दें, हम क्या करें, डाइपोल रख दें, द्विध्रुव रख दें, तो वहाँ भी क्या होगा, शून्य होगा। सोचो क्यों, सोचिए क्यों। आपको पता है डाइपोल क्या होता है, -Q और +Q दोनों आवेश में क्या होते हैं, समान होते हैं, और दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। अब मैं मान लो यहाँ पे सिग्मा निकालूँ, इसका आवेश निकालूँ, तो आप कहोगे क्या, Q - Q हो जाएगा, और कितना हो गया, जीरो हो गया ना। तो सिग्मा Q का मान क्या आ गया, जीरो आ गया। तो याद रखना बच्चों, गाउसीय पृष्ठ में अगर आपका डाइपोल रखा हुआ है, द्विध्रुव है आपके पास, तो वहाँ पे भी निर्गत फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है। हर जगह अपन एक ही बात कर रहे हैं, सिग्मा Q बराबर जीरो ला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा Q बराबर जीरो ला रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, आपका फाई जीरो आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि धनात्मक निर्गत फ्लक्स कब आएगा, पॉजिटिव कब आएगा। अब ये भी कॉमन सेंस है, पॉजिटिव कब आएगा। पॉजिटिव के लिए आपको क्या लाना है, सिग्मा Q क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अपने पास क्या होना चाहिए, सिग्मा Q पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि F∠0 तो पॉजिटिव होता ही है ना। तो सिग्मा Q पॉजिटिव होना चाहिए, यानी जब हम आवेशों का बीजगणितीय योग करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए।
ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, धनात्मक आवेश की संख्या ऋणात्मक आवेश से ज़्यादा होना चाहिए। भाई प्लस ज़्यादा होगा माइनस से तभी तो आएगा प्लस, तभी आएगा ना। तो धनात्मक आवेशों की संख्या ऋणात्मक आवेशों की संख्या की तुलना में क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके, किसी गाउसी पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किए गए आवेशों में निर्गत फ्लक्स का मान प्रवेशी फ्लक्स के मान से अधिक हो। निर्गत जो निकलता है वो प्लस का होता है और जो प्रवेश करता है वो क्या होता है, माइनस का होता है। समझ गए बात को। तो यहाँ पे अपने पास क्या होना चाहिए, निर्गत जो फ्लक्स है, निर्गत फ्लक्स का मान क्या होना चाहिए, किससे ज़्यादा होना चाहिए, प्रवेशी से अधिक होना चाहिए। अपने पास क्या होना चाहिए, प्रवेशी फ्लक्स से अधिक होना चाहिए। ठीक है, निर्गत फ्लक्स का मान प्रवेशी फ्लक्स के क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्लियर ये बात, कोई डाउट नहीं। भाई जो जब प्रवेश करता है वो माइनस का होता है, जो बाहर निकलता है वो प्लस का होता है। तो प्लस वाला ज़्यादा होना चाहिए, माइनस वाला क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे कही जा रही है। तो इस वक्त क्या होगा, धनात्मक होगा। ऋणात्मक कब होगा, उल्टा बोल दो। ऋणात्मक के लिए क्या होना चाहिए बताइए, ऋण वाली संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और धन वाली संख्या कम होनी चाहिए। यानी ऋण आवेश ज़्यादा होने चाहिए और धन आवेश कम होनी चाहिए। ऋण आवेश ज़्यादा होनी चाहिए। ऋण आवेश का मतलब मैंने बताया आपको क्या है, प्रवेशी सदिश है। तो प्रवेशी सदिश ज़्यादा होना चाहिए और निर्गत सदिश क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो फ्लक्स की बात करें, यदि प्रवेशी फ्लक्स निर्गत फ्लक्स से अधिक है तो वहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो ऋणात्मक निर्गत फ्लक्स के लिए आप लिख के आ सकते हैं कि जब किसी गाउसी पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किए गए आवेशों से निर्गत फ्लक्स का मान प्रवेशी फ्लक्स के तुलना में क्या हो, कम हो। तुलना में क्या हो, कम हो। तो उस वक्त क्या होगा, फ्लक्स ऋणात्मक आएगा, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। इस टाइम हम क्या कहेंगे इसे, ऋणात्मक फ्लक्स कहेंगे। क्लियर है, क्लियर। अगर आप ये दो बातें क्लियर रखते हैं तो हमेशा ये क्लियर होगा, ये जो प्रवेश कर रहा है और ये निकल रहा है ना। तो प्रवेश करने में जो फाई होता है वो नेगेटिव होता है और जब फाई बाहर निकलता है तो उस वक्त क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, वहाँ थीटा के बारे में बताया था आपको फ्लक्स वाले में कि कोस थीटा यहाँ पे क्या होता है, 90 से कम होता है, इसलिए प्लस का आ गया। और जब वो प्रवेश कर रहा होता है उस पर क्या होता है, 90 से ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये अपन ने निर्गत फ्लक्स की बात कर ली। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हो। प्लस का 5Q माइनस का 7Q, 5Q माइनस 7Q करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2Q आ गया। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ आपको बताई दी, बीजगणितीय योग होना चाहिए। तो कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है, अगर आप कुल विद्युत फ्लक्स की बात करें तो क्या करेंगे, निर्गत फ्लक्स और निर्गत और प्रवेशी फ्लक्स का क्या करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो परिणामी होगा। ठीक है, ये तो अपने को पता है ना। लिख लें कि कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स एवं पृष्ठ में प्रवेशी फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब क्या है, चिन्हों का हमें ध्यान रखना है। बीजगणितीय योग का मतलब यह है कि चिन्हों का ध्यान रखा जाए। ठीक है, अगला है कि गाउस का नियम कहाँ लगेगा, इसकी बाउंडेशन भी है। गाउस का नियम वहाँ ही लगता है जहाँ पे क्या हो, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता हो, जैसे कूलॉम के नियम में होता है ना। तो ये भी ध्यान रखना कि गाउस का नियम उन सदिशों के लिए ही वैध है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम का नियम। क्लियर यहाँ तक। अगला देखो, कह रहा है कि गाउसी पृष्ठ के बाहर स्थित आवेशों का पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। कैसे होगा योगदान, अपने पास मान लो ये गाउसी पृष्ठ है। ठीक है, यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 और ये Q5 है। इधर मेरे पास Q6 है, ये Q7 है, Q8 है, Q9 है। मैं कहूँगा बताइए ये गाउसी पृष्ठ के अंदर है ना। अब फाई बताइए, तो फाई क्या होगा, अपन शुरू से कह रहे हैं कि पृष्ठ के अंदर जो आवेश है ना उनका योगफल है ना, पृष्ठ के अंदर जो आवेश हैं उनका योगफल लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा क्यू की बात करूँ तो सिग्मा क्यू के लिए आप क्या करेंगे, Q1 लेंगे, Q2 लेंगे, Q3 लेंगे, Q4 लेंगे और क्या लेंगे बच्चों, हम Q5 लेंगे। 6, 7, 8, 9 नहीं लेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे भी यही कहना चाहते हैं कि गाउस पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों का पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। जो बाहर आवेश हैं
उसका फाई से कोई लेना देना नहीं है। केवल फाई से आगे चल के बताऊंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित करता है ये बाहर वाला, है ना। चलिए, ये चीज अपन ने पहले भी कह लिया कि गाउस का नियम केवल क्या होता है, परिबद्ध आवेशों की मात्रा की प्रकृति और माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पे करता है, एप्सिलॉन नॉट जो है आपका निर्वात के लिए, और माध्यम की अगर बात कर लेंगे तो एप्सिलॉन लिख लेंगे, ठीक है। वहाँ पे तो क्या होता है, ये इसकी मात्रा और माध्यम पे निर्भर करता है, इसके वितरण पे कोई निर्भर नहीं करता। वितरण कैसा भी हो, जैसे मान लो मेरे पास ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। अगर मैं यहाँ फाई निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटा एप्सिलॉन नॉट, इसी से निकलेगा। अब मैं यहाँ पे इस Q2 को उठा के नीचे रख देता हूँ, Q3 को ऊपर ले जाता हूँ। अब क्या होगा, फाई भाई इनकी क्या की मैंने स्थिति बदल दी। स्थिति बदलने से क्या हुआ, योग तो वही निकलेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाई वही निकलेगा आपके पास, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटे में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। तो क्या देख रहे हो आप, कुल आवेशों पे ही डिपेंड कर रहा है ना। कुल आवेश जो है उसी पे डिपेंड करेगा, इनकी स्थितियों पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और अभी मैंने बता दिया आपको कि माध्यम के लिए अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो माध्यम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा गाउस का, फाई बराबर सिग्मा क्यू यानी आवेशों का बीजगणितीय योग बटे में एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, ये लिखा हुआ है जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक है। तीव्रता की बात करते हैं हम। तीव्रता की बात बहुत अच्छी है, ध्यान देना इसका, कि गाउसीय पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिणामी मान होता है। नहीं आया ना समझ में, ये भाषा नहीं आई ना समझ में, कोई बात नहीं, नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब ये है कि ई पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेश तथा पृष्ठ के बाहर आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग से प्राप्त विद्युत क्षेत्रों से प्राप्त परिणामी विद्युत क्षेत्र के होता है। कहने का मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, देखिए कि सपोज कीजिए मेरे पास ये गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है। इस पे अपने पास Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। मैं इस बिंदु पे किसी एक बिंदु पे तीव्रता की गणना करना चाहता हूँ, ठीक है। और मेरे पास बाहर भी है, मेरे पास क्या है, बाहर भी है। यहाँ पे ले लेते हैं, ये इधर Q5, Q6 और Q7। तो क्या होगा, इस बिंदु पे तीव्रता की गणना करना चाहें तो इस बिंदु पे जो तीव्रता होगी ना वो इन सब आवेशों के कारण होगी। अंदर वाले तो होंगे ही होंगे, बाहर वाले आवेशों के कारण भी इनकी गणना करनी पड़ेगी। तो तीव्रता के क्या होता है, जो गाउसीय पृष्ठ है उसके बाहर जो आवेश हैं वो भी क्या करता है, प्रभावित करता है। अपन ने बहुल आवेशों की तीव्रता की गणना कर रखी है अध्यारोपण के सिद्धांत से, वो आपको आता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखें, वो क्लियर हो गया सबके। अगला है कि कुछ विशिष्ट प्रकरणों में बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स शून्य होने पर भी गाउसीय पृष्ठ पर ई का मान अशून्य प्राप्त हो सकता है। मान लो, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास फाई जीरो है, फाई जीरो है, तब क्या होगा, तब आपका क्या हो सकता है, ई जीरो भी हो सकता है और नॉट जीरो भी हो सकता है। ई जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है आप बोले फाई जीरो आ गया तो ई जीरो हो गया, नहीं। क्यों नहीं, आप डाइपोल की बात कर लो। हम क्या करें, डाइपोल की बात कर लें। डाइपोल का आपको पता ही है, डाइपोल का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। इस पे मेरे पास प्लस क्यू है और ये मेरे पास माइनस क्यू है। प्लस क्यू और माइनस क्यू, फाई का मान तो कितना आ गया, आप कहोगे सर फाई का मान तो क्या हो गया, जीरो आ गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इनको मिला दूं और इस अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पे, मान लो इस बिंदु पे तीव्रता की गणना करूं, तो आपको पता है इसकी तीव्रता की गणना हमने पहले कर रखी है ना, हमने इससे पहले तीव्रता की गणना कर रखी है। तो क्या आएगा, 2 kp/r³। तो यहाँ क्या देख रहे हो, ई का मान तो जीरो नहीं आया ना, जबकि फाई का मान जीरो है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि निर्गत फ्लक्स का मान शून्य आ जाए तो ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि तीव्रता भी जीरो होगी। तीव्रता कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे आप। एग्जाम में न्यूमेरिकल बना के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ पे खूब क्वेश्चन बनते हैं, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे वहाँ पे। समझ गए बात को। चलिए अब बात करें कि तीव्रता की गणना करनी है, हमें किसी बिंदु पे तीव्रता की गणना करनी है, तो गाउसीय पृष्ठ हम कैसा चुनें,
गाउस से पृष्ठ कैसा चुने? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस बिंदु पे आपको तीव्रता की गणना करनी है, गाउस से पृष्ठ क्या हो, वहाँ से गुजरना चाहिए। देखिए, गाउस से पृष्ठ सदैव उस बिंदु से पारित चुना जाता है जिस पे हमें तीव्रता की गणना करनी है। जैसे यहाँ पे मुझे क्या करनी थी, बिंदु P पे मुझे इस की तीव्रता की गणना करनी थी, तो मेरा पृष्ठ क्या होना चाहिए, यहाँ से पास होना चाहिए। चाहे टेढ़ा बना लो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यूँ है ना, यूँ बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इससे पास होना चाहिए। बनाना कैसा चाहिए ये तो आपको पता ही है, जिससे क्या हो, आपका कैलकुलेशन सही हो सके। ऐसा ही प्रश्न लेना चाहिए, ठीक है। तो कुछ बातें समझ में आ गई होगी बच्चों, गाउस के नियम से क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक आपके क्लियर। तो मिलते हैं आगे पढ़ने के लिए कि गाउस का नियम बना कैसे, गाउस का नियम बना कैसे और कूलाम के नियम से बहुत अच्छा क्यों है, इसको जानने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।